तीन रिएक्शन पढ़ेंगे, पर्किन कंडेंसेशन, रिफॉर्मेड स्काई एंड स्टॉप कंडेंसेशन। पर्किन कंडेंसेशन जो है इट इज द रिएक्शन बिटवीन एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड एसिड एनहाइड्राइड। इसमें स्पेसिफिकेशन ये है कि हम जो एल्डिहाइड यूज करेंगे दैट शुड बी एन एरोमेटिक एल्डिहाइड, और उसका रिएक्शन हम एसिड एनहाइड्राइड से करवाएंगे, और प्रोडक्ट जो हमारे पास बनता है दैट इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन है, बेस जो हम यूज करते हैं दैट इज सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब चूंकि इसमें एरोमेटिक रिंग इन्वॉल्व है, इसलिए इसमें जो रिएक्शन यील्ड है वो सब्स्टिट्यूएंट पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगी कि एरोमेटिक रिंग पे सब्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन से लगे हुए हैं। इसमें पर्किन कंडेंसेशन में यील्ड हमारे पास मोस्टली जो है वो कम आती है, अच्छी यील्ड नहीं देता ये रिएक्शन, क्योंकि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसकी बेसिसिटी कम है, क्योंकि जो हम एसिड एनहाइड्राइड यूज कर रहे हैं दैट वो कार्बोक्सिलिक एसिड से ही आया है, तो उसकी बेसिसिटी जो है वो कम है, इट इज़ अ वीक बेस, जिसकी वजह से जो है वो जो है एक फैक्टर है कि उसमें हमारे पास यील्ड अच्छी नहीं आती। दूसरा इसमें फैक्टर ये है कि दिस रिएक्शन रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर पे ये रिएक्शन नहीं होता, हमें हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ता है। इन दो फैक्टर्स की वजह से इसकी यील्ड कम आती है। अब जो यील्ड है इट कैन बी अफेक्टेड बाय सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन एरोमेटिक रिंग, तो हम अपनी मर्जी के सब्स्टिट्यूएंट्स लगा के यील्ड को इन्हेंस कर सकते हैं। अगर हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाएंगे तो यील्ड इन्हेंस होगी, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाएंगे तो यील्ड जो है वो उसकी डिक्रीज होगी। और दूसरा आपके सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन भी मैटर करेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट हो या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सब्स्टिट्यूएंट हो, जब वो ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे लगा हुआ होता है तब वो अपना इफेक्ट ज्यादा कॉज करता है। ठीक है, मेटा पोजीशन पे लगा हुआ होगा तो अपना इफेक्ट उस तरह से कॉज नहीं करता, क्योंकि जो भी सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ होता है वो अपने से ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है डिपेंडिंग अपॉन इट्स नेचर। इसलिए जो है इलेक्ट्रॉन सब्स्टिट्यूएंट की नेचर, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, उसके साथ साथ उसकी पोजीशन के वो जो हमारा एल्डिहाइडिक ग्रुप है उससे वो ऑर्थो पोजीशन पे है, पैरा पे है या मेटा पे है, डिपेंडिंग अपॉन दीज फैक्टर्स हम यील्ड को इनहेंस कर सकते हैं। मैकेनिज्म इसका बिल्कुल उसी तरह से होगा, बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन है, तो फर्स्ट स्टेप में बेस जो है इट विल एक्सट्रैक्ट प्रोटॉन फ्रॉम एसिड एनहाइड्राइड और उसको न्यूक्लियोफाइल में कन्वर्ट करेगा। देन दिस न्यूक्लियोफाइल विल अटैक ऑन द कार्बोनाइल कार्बन ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड और हमारे पास एडिशन प्रोडक्ट आ जाएगा। अब ये जो एडिशन प्रोडक्ट आया है अगेन वहां से हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करेगा और यहाँ पे ये आपके पास अल्फा बीटा बीटा पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाएगा इस कार्बोनाइल से। उसमें से जब आप वाटर रिमूव करवाएंगे विद द एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल आपके पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर बनेगा। अल्फा और बीटा पोजीशन में आपके पास दरमियान में डबल बॉन्ड आ गया। अब यहाँ पे चूंकि एस्टर ग्रुप मौजूद है और ये आप लोगों को अब तक काफी अच्छे से याद हो गया है कि एस्टर ग्रुप को हमने एसिड ग्रुप में किस तरह से कन्वर्ट करना है। उसको हम हीट करेंगे, उसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे, एसिडिफिकेशन करेंगे, उसकी हम डीकार्बोक्सिलेशन करेंगे, तो ये जो हमारा ग्रुप है एसिडिक ग्रुप सॉरी ये एस्टर ग्रुप, ये इजीली हमारा जो है वो चेंज हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में। सॉरी यहाँ पे हमारे पास एनहाइड्राइड है, कोई नहीं बोला कि जो है ना आप एस्टर बोल रही हैं तो एनहाइड्राइड है, कुछ पता नहीं, मैं जो मर्जी पढ़ा दूँ है ना। यहाँ पे आपके पास एसिड एनहाइड्राइड था, एसिड एनहाइड्राइड की सिंपल हम हाइड्रोलिसिस करेंगे थोड़ी सी हीट के साथ, तो एनहाइड्राइड जो है इट विल कन्वर्ट इनटू एसिड, हाइड्रोलिसिस पे ही वो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और साथ उसके एसिटिक एसिड का या जो भी आपका रिस्पेक्टिव एनहाइड्राइड है वो एक एसिड मॉलिक्यूल साथ में रिलीज होगा। ठीक है, कंफ्यूजन तो नहीं है यहाँ तक कोई भी? नो मैम। Then synthetic applications of Perkin condensation. तो
अभी उसमें हमने देखा है कि इसमें प्रोडक्ट हमारे पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड बनता है। तो बहुत सारे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड्स जो हैं हम बना सकते हैं बाय पर्किन कंडेंसेशन। इसमें ये 2-3 एग्जांपल मैंने लिखी हैं। पैरा नाइट्रोसिनेमिक एसिड, इसी तरह से बीटा नाइट्रो सॉरी ऑर्थो नाइट्रोसिनेमिक एसिड भी बन सकता है। इसी तरह से ऑर्थो पोजीशन पे या पैरा पोजीशन पे कई आप क्लोरो सब्स्टिट्यूएंट भी लगा सकते हो, कोई हेलो ग्रुप और भी लगा सकते हो। डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स लगा के आप डिफरेंट अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड्स प्रोड्यूस कर सकते हो। इसी तरह से कीटोन के साथ अगर रिएक्शन हो रहा है, आपका डाइफिनाइल एसीटोन के साथ रिएक्शन हो रहा है, तो बीटा फिनाइल सिनेमिक एसिड बन जाएगा। अब यहाँ पे ये आपका फ्यूरॉन एल्डिहाइड है, उसके साथ रिएक्शन हो रहा है आपका एस्टिक एसिड का, तो आपके पास फ्यूराइल एक्रिलिक एसिड बन रहा है। ये भी आपका एरोमेटिक सिस्टम में आता है, इस वजह से इसको हम पर्किन कंडेंसेशन में कंसीडर कर रहे हैं। Coumarin, it is a crystalline solid और due to its good fragrance, ये परफ्यूम इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज होता है। इसको हम प्रिपेयर करते हैं बाय कंडेंसेशन ऑफ सैलिसाइल एल्डिहाइड विद एसिटिक एनहाइड्राइड। तो जो कंडेंसेशन प्रोडक्ट हमारे पास आता है उसमें इंटरनल रिंग क्लोयर होता है, जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा होता है और ऑर्थो पोजीशन पे वो अटैक करता है कार्बोनाइल कार्बन पे और रिंग जो है वो क्लोज हो जाता है और आपके पास इंट्रामोलिकुलर रिंग क्लोयर से क्यूमारीन बन जाता है। नेक्स्ट है कार्बोस्टाइरिन और 2-क्यूनोलोन। यहाँ पे आपका ऑर्थो नाइट्रो बेंजल्डिहाइड जो है वो रिएक्ट करता है विद एसिटिक एनहाइड्राइड। आपके पास प्रोडक्ट में ऑर्थो नाइट्रोसिनेमिक एसिड बनेगा, जिसको फर्दर हम ट्रीट करवाएंगे बाय डिफरेंट वेज। उसकी रिडक्शन करवा रहे हैं, देन उसकी हीटिंग करा रहे हैं, तो फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास जो है वो कार्बोस्टाइरिन, जिसको हम 2-क्यूनोलोन कहते हैं, वो हमारे पास आ जाता है। इसके अलावा और बहुत सी ऑर्गेनिक सिंथेसिस में यूज होता है, जैसे बीटा नेफ्थोक्यूमारीन भी हम बना सकते हैं बाय पर्किन कंडेंसेशन, और उसके साथ साथ एजालेक्टोन्स। अब यहाँ पे ये जो कंपाउंड है आपका अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड का रिएक्शन होता है एसिड एनहाइड्राइड के साथ और हमारे पास एजालेक्टोन्स बनते हैं। ये जो रिंग बन रहा है ये वाला, ये हमारा एजालेक्टोन रिंग है। ये एजालेक्टोन रिंग जो है, इसके बनने के बाद एजालेक्टोन की पर्किन कंडेंसेशन होती है विद बेंजल्डिहाइड। ठीक है, यहाँ पे आपका एसिटिक एनहाइड्राइड डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता इन कंडेंसेशन विद एरोमेटिक एल्डिहाइड, लेकिन पहले वो रिएक्ट करता है विद अमाइनो एसिड, आपके पास एजालेक्टोन बनेगा, देन इट विल रिएक्ट विद बेंजल्डिहाइड। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो बता दें। मैम ये एक बार रिपीट कर दें। कौन से वाला? ये बीटा नेफ्थो। बीटा नेफ्थोक्यूमारीन। अब यहाँ पे आपने जो रिएक्टेंट लिया है वो आपने और हाइड्रोक्सी और बेंजल्डिहाइड सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं आपके नेफ्थलीन के साथ। बीटा हाइड्रोक्सी नेफ्थलीन बेंजल्डिहाइड आप रिएक्टेंट ले रहे हो। ठीक है, इसका जब आप रिएक्शन करवाओगे एसिड एनहाइड्राइड के साथ, तो उसी तरह से ये बेंजल्डिहाइड वाली जो पोजीशन है, इसके एल्डिहाइडिक पोजीशन पे आपके पास जो है ये सब्स्टिट्यूएंट आके लगेगा। तो जिस तरह से हमने क्यूमारीन बनाई है कि उसके बाद जो आपका कंडेंसेशन प्रोडक्ट आता है, तो उधर ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपका अटैक कर रहा है। ये इसी तरह ये क्यूमारीन, ये हाइड्रोक्सिल पोजीशन आपका जो है वो अटैक कर रहा है कार्बोनाइल कार्बन पे और रिंग बन रहा है। तो ये आपका एक रिंग एक्स्ट्रा बन गया। आपने 1 रिंग से स्टार्ट किया था, प्रोडक्ट में आपके पास 2 रिंग बन गए। यहाँ पे क्या है आपके पास कि ऑलरेडी 2 रिंग बने हुए हैं। ठीक है, अब वहां पे आपके पास जो है वो 3rd रिंग बन जाता है बाय रिंग क्लोजर। जो आपकी कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनी है उसकी रिंग क्लोजर से आपके पास ये 3रा रिंग बनता है। ठीक है, इसको करके देख लें, अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो इसको मैं फिर करवा दूंगी। ओके मैम। ठीक है, यस मैम। जी मैम।
नेक्स्ट रिएक्शन है हमारा रिफॉर्मर्ड स्काई रिएक्शन। अब रिफॉर्मर्ड स्काई रिएक्शन में हमारा जो एल्डिहाइड या कीटोन है उसको हम ट्रीट करते हैं विद अल्फा हेलो एस्टर इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक मेटल। और इससे जो हमारे पास प्रोडक्ट आती है एडिशन प्रोडक्ट, उसकी हाइड्रोलिसिस होती है और उसकी हाइड्रोलिसिस से हमारे पास बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर बन जाता है। उसी तरह से जो है ये बेस की प्रेजेंस में या जो कह लें कि जो सॉल्वेंट हम यूज करते हैं वो हमारे नॉन हाइड्रोक्सिल सॉल्वेंट होते हैं। यूजली हम बेंजीन को या ईथर को एज ए सॉल्वेंट यूज करते हैं। सॉरी, ये बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन नहीं होता। रिफॉर्मर्स का रिएक्शन आपका जिंक मेटल की प्रेजेंस में होता है। एल्डिहाइड और कीटोन का रिएक्शन होता है विद अल्फा हेलो एस्टर विद जिंक मेटल। इसलिए इसको रीइंफोर्स कर रही हूँ क्योंकि सेम यही रिएक्टेंट्स आपके जब बेस की प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं तो वो आपके पास डार्जिन कंडेंसेशन आती है, वो भी हम करेंगे आगे। ठीक है, तो ये जो रिफॉर्मर्ड स्काई है उसमें अल्फा हेलो एस्टर और आपके कार्बोनिलिक कंपाउंड जो है दे रिएक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक मेटल और आपके पास प्रोडक्ट बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर बनता है। अब इसका जो मैकेनिज्म है उसमें फर्स्ट स्टेप में हमारे पास ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड बनता है। अल्फा हेलो एस्टर रिएक्ट्स विद जिंक मेटल और आपके पास जिस तरह आपके पास विग्नार्ड रिएजेंट बन जाते हैं उसी तरह से ये आपके पास ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड बनता है जिसको हम रिफॉर्मर्ड स्काई जिंक इनोलेट भी बोलते हैं। अब ये जो आपका ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड बना है इट विल रिएक्ट विद कार्बोनाइल कार्बन। जो भी आपका कार्बोनाइल कंपाउंड है वो एल्डिहाइड है या कीटोन है उसके साथ रिएक्शन होगा और ये आपके पास एडिशन प्रोडक्ट आ जाएगा जिसमें कि आपका जिंक ब्रोमाइड इसी तरह से अटैच है। अब थर्ड स्टेप पे इस एडिशन प्रोडक्ट की हाइड्रोलिसिस होगी। हाइड्रोलिसिस से ये जो जिंक ब्रोमाइड है ये निकल जाएगा और आपके पास इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन आके अटैच हो जाएगा और आपके पास बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर एज ए प्रोडक्ट आएगा। ठीक है, इसका मैम मैकेनिज्म सेकंड थोड़ा स्टेप सा रिपीट कर दी। सेकंड स्टेप में यहाँ पे आपके पास जो है जिंक ब्रोमाइड सॉरी ये जो आपका रिफॉर्मर्स का जिंक इनोलेट बना है इसको हम ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड कहते हैं। ये आपका अटैक करता है ऑन एल्डिहाइडिक कार्बन। यहाँ पे इसका आप इनोलेट आयन भी बना सकते हो। मीन यहाँ पे आप इसका डबल बॉन्ड बना दो या यहाँ पे आप कह लो कि नेगेटिव चार्ज आ रहा है इसकी। ये वाली जो कार्बन है जो कि अटैच है विद जिंक ब्रोमाइड, जिस तरह से आपका हाइड्रोजन ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ होता है कार्बन के साथ तो उधर इनोलेट आयन बनता है तो वो हाइड्रोजन आपका शिफ्ट हो जाता है इस ऑक्सीजन पे। इसी तरह से इसका जब आप इसका जिंक ब्रोमाइड का करोगे क्या उसको बोलते हैं, क्या कहते हैं उसको, रेजोनेंस प्रोडक्ट, सॉरी इसके जब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो आपके पास ये जिंक ब्रोमाइड जो है या इसका भी उसी तरह से आप कीटोइनोल टॉटोमरिज्म इसका कंसीडर कर लो तो यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये जिंक ब्रोमाइड आपका इधर ऑक्सीजन के साथ चला जाएगा। ठीक है, देन इट विल अटैक ऑन दिस कार्बोनाइल कार्बन। समझ में आया या नहीं? यस मैम आगे। इसको आप करके देख लें, अगर कोई कंफ्यूजन होगी तो उसको फिर डिस्कस कर लेंगे। ओके क्लियर है मैकेनिज्म? यस मैम। नेक्स्ट है सिंथेटिक एप्लीकेशंस ऑफ रिफॉर्मर्स का रिएक्शन। बहुत से डिफरेंट एसिड्स बनाने के लिए यूज होगा क्योंकि जो आपका यहाँ पे बनता है बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर बन रहा है उसकी अगेन हम एस्टर है तो उसकी हाइड्रोलिसिस करवा के और उसकी डीकार्बोक्सिलेशन करवा के इसको आप कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में चेंज कर सकते हो इस एस्टर को। ठीक है, और इसी तरह से यहाँ पे अगर आप उसकी वहां से डिहाइड्रेशन कराओगे, वाटर रिमूवल कराओगे तो यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड जनरेट हो सकता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर आपके पास इजीली बन सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट इसकी सिंथेटिक एप्लीकेशन है दैट इज अल्फा नेफ्थाइल एस्टिक एसिड। अल्फा टेट्रोलोन से हमने स्टार्ट किया, 2 रिंग्स वाला आपके पास रिएक्टेंट है।
उसकी आपने रिफॉर्मेट्स का रिएक्शन करवाया, फाइनल जो आपके पास ये आपके पास बीटा हाइड्रोक्सी एसिड एस्टर बन गया। इसकी आपने एसिडिफिकेशन करवाई हीट की प्रेजेंस में, तो आपके पास जो है वो फाइनली ये आपके पास सॉरी आपकी डिहाइड्रेशन होगी एसिड की प्रेजेंस में, तो आपके पास ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिमूव होगा और आपके पास डबल बॉन्ड जनरेट हो गया। अब इसको हम फर्दर ट्रीट करवाएंगे तो हम एरोमेटिक रिंग भी जनरेट कर सकते हैं उसकी फर्दर डिहाइड्रेशन करवा के, वाटर मॉलिक्यूल सॉरी उसमें से हाइड्रोजन रिमूव करवा के, और साथ साथ जो आपका एस्टर ग्रुप है उसको आप कार्बोक्सिल ग्रुप में चेंज कर सकते हो, तो आपके पास अल्फा नेफ्थाइल एस्टिक एसिड एज ए प्रोडक्ट आ जाता है। सिंपल रिएक्शन है, इजीली हो जाएगा। रिफॉर्मेट्स का रिएक्शन जो है इट इज आल्सो प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन सिंथेसिस ऑफ विटामिन ए। जब हम बीटा आयोनोन से हम विटामिन ए के सिंथेसिस करते हैं तो उधर भी आपका रिफॉर्मेट्स का रिएक्शन यूज होता है। तो यहाँ पे आपके पास एसीटोन सॉरी कीटो ग्रुप मौजूद है बीटा आयोनोन में, जो कि आपका रिएक्ट करेगा विद जिंक इनोलेट, जो आपका रिफॉर्मेट्स का में इंटरमीडिएट बनता है, और आपके पास जो प्रोडक्ट आएगा उसको हम फर्दर ट्रीट करके तो फाइनली हमारे पास विटामिन ए आ जाता है। ठीक है, बहुत सारी कंडेंसेशन आपकी जो है वो इन्वॉल्व है इन विटामिन ए सिंथेसिस, क्योंकि विटामिन ए सिंथेसिस के लिए हमारे पास डिफरेंट रूट्स हैं। विटामिन ए को हमने पहले भी किसी में डिस्कस किया था। उसके बाद है अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड एसिड्स एंड एस्टर्स। अगेन जो आपके पास बीटा हाइड्रोक्सी सॉरी अल्फा हाइड्रोक्सी एस्टर जो बना है उसको हम ट्रीट करवाएं, उसकी डिहाइड्रेशन करवाएं, उसकी डीकार्बोक्सिलेशन करवाएं, तो फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट प्रोडक्ट्स आते हैं। ठीक है, अगर हम उसकी सिंपल डिहाइड्रेशन करवाते हैं तो आपके पास ये प्रोडक्ट आता है जो कि है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर। अब अगर इस अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर की आप हाइड्रोलिसिस करवा देते हो और डीकार्बोक्सिलेशन करवा देते हो तो आपके पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड बन जाएगा। लेकिन अगर आप इसकी पहले हाइड्रोजनेशन करवाते हो तो आपके पास जो है वो ये इसकी अनसैचुरेशन खत्म होगी, आपके पास सैचुरेटेड एस्टर आ जाएगा। उस सैचुरेटेड एस्टर को आप उसकी हाइड्रोलिसिस कराओगे तो आपके पास सैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएगा। तो आप ये जितनी भी प्रोडक्ट्स इस रिएक्शन में बन रही हैं हर स्टेप पे उसको सेपरेट आउट कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट, कि आपको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर चाहिए, एसिड चाहिए, या आपको सिंपल सैचुरेटेड एस्टर या एसिड चाहिए। तो ये सारी की सारी प्रोडक्ट आप रिफॉर्मेट्स का रिएक्शन से बना सकते हो। देन सिट्रिक एसिड, यहाँ पे हम डाई एस्टर यूज कर रहे हैं। ये आपका जो है वो एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड है आपका कीटोन ही, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, उसमें आप ये जो सेंट्रल आपका कार्बन आयल है इसी को कंसिडर करोगे और यहीं पे आपका रिएक्शन होगा, और डिफरेंट रिएक्शन से पास आउट होने के बाद जो आपके पास प्रोडक्ट आएगा दैट इज सिट्रिक एसिड। एप्लीकेशन जितनी आसानी से याद होती हैं उतनी कर लो। ठीक है, जो आपको इजी लगती है वो कर लो, सारी अगर नहीं होती तो बेशक ना करो। ओके मैम। नेक्स्ट है हमारे पास स्टॉप कंडेंसेशन। थक तो नहीं गए? नो मैम। स्टॉप कंडेंसेशन में क्या है, वैसे मैं सोच रही थी आपको पहले जो है वो डार्जिन कंडेंसेशन ना करा दूं, क्योंकि उसके और रिफॉर्मेट्स का के जो रिएक्टेंट हैं वो सेम है। पहले ये कर लेते हैं, डार्जन ग्लाइसिडिक एस्टर कंडेंसेशन। अब यहाँ पे भी आपके रिएक्टेंट्स जो हैं वो सेम है, वही आप एल्डिहाइड और कीटोन का रिएक्शन करा रहे हो विद अल्फा हेलो एस्टर, लेकिन यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। तो प्रेजेंस ऑफ बेस में जब आप रिएक्शन करवाओगे आपके पास प्रोडक्ट बनेगा अल्फा बीटा एपॉक्सी एस्टर। यहाँ पे आपके पास एपॉक्साइड रिंग बनेगा। लेकिन जब आप जिंक की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा रहे थे तो वहां आपके पास
अल्फा हाइड्रोक्सी एस्टर एज ए प्रोडक्ट आ रहा था। यहाँ पे आप जो बेस यूज करते हो दैट इज पोटेशियम टर्शी ब्यूटॉक्साइड, स्ट्रॉन्ग बेस हम यहाँ पे यूज करते हैं। जनरल रिएक्शन उसका उसी तरह से होगा कि आपका जो है वो एल्डिहाइड रिएक्ट कर एल्डिहाइड या कीटोन जो भी कार्बोनिलिक कंपाउंड है आपका, इट विल रिएक्ट विद अल्फा हेलोजन अल्फा हेलो एस्टर और आपके पास एपॉक्साइड बनेगा। अब इसका जो मैकेनिज्म है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। बेस आपका प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करता है फ्रॉम अल्फा हेलो एस्टर। अब उसमें जो आपकी एक्टिव कार्बन है या जो आपकी एक्टिव मिथाइलिन कार्बन है उसी के ऊपर आपका ये जिस कार्बन के पास एक्टिव हाइड्रोजन एटम है उसी के ऊपर आपका हेलोजन ग्रुप लगा हुआ है। अब यहाँ पे जब न्यूक्लियोफाइल जनरेट होता है तो ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है कार्बोनाइल कार्बन पे और आपके पास ये एक एडिशन प्रोडक्ट आ गया। अब यहाँ पे या ये ऑक्सीजन जो है ये कार्बोनाइल बॉन्ड को रीजनरेट करने के बजाय ये ऑक्सीजन अटैक कर देता है इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे, क्योंकि ये वाली कार्बन आपकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाती है। अब ये इस पे अटैक करता है क्योंकि उसके पास हेलोजन मौजूद है जो कि एक गुड लिविंग ग्रुप के तौर पे एक्ट करता है। तो यहाँ पे आपका एपॉक्साइड रिंग बन जाता है इन द प्रोडक्ट। ठीक है, क्लियर है? यस मैम। अब ये जो आपके पास एपॉक्साइड प्रोडक्ट आया है, एपॉक्सी एस्टर जो आया है उसकी अगर हम फर्दर ट्रीटमेंट करवाएं तो हमारे पास एल्डिहाइड्स और कीटोन्स आ जाते हैं। ये जो हमारे पास एपॉक्सी एस्टर आता है इसको हम ग्लाइसिडिक एस्टर भी कहते हैं, इसी वजह से इसको हम डार्टन ग्लाइसिडिक एस्टर कंडेंसेशन कहते हैं। अब अगर इसकी आप हाइड्रोलिसिस करवाते हो तो ये जो एपॉक्साइड है आपका इट विल चेंज इनटू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो आपके पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया। अब उसको अगर आप फर्दर ट्रीट करवाओगे तो आपके पास जो है वो डिकार्बोक्सिलेशन आपने करवाई, उसकी एसिडिफिकेशन कराई, तो आपके पास जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा दैट विल बी एल्डिहाइड और कीटोन। अब इसमें एक्चुअली होता क्या है कि एल्डिहाइड और कीटोन में फाइनल अगर आप रिजल्टेंट प्रोडक्ट को देखते हो तो उसमें आपके पास एल्डिहाइड और कीटोन आएगा विद द एडिशन ऑफ 1 एक्स्ट्रा कार्बन एटम। मीन अगर आप 3 कार्बन एल्डिहाइड या 3 कार्बन कीटोन से स्टार्ट कर रहे थे तो आफ्टर दिस हाइड्रोलिसिस एंड डिकार्बोक्सिलेशन आपके पास जो प्रोडक्ट आएगा दैट विल बी 4 कार्बन कीटोन या एल्डिहाइड। तो इसको आप इस रिएक्शन को डार्टन कंडेंसेशन को आप यूज कर सकते हो फॉर चेन एक्सटेंशन। अगर आपको कहीं पे आपके पास 2 कार्बन या 3 कार्बन या 4 कार्बन एल्डिहाइड या कीटोन है उसको आप लॉन्ग चेन में कन्वर्ट करना चाह रहे हो तो आप उसको उसकी चेन एक्सटेंशन कर सकते हो बाय डार्टन कंडेंसेशन। अब इसकी सिंथेटिक एप्लीकेशन भी इसी तरह से है कि डिफरेंट हम इस एपॉक्साइड एपॉक्सी एस्टर सिंथेसाइज कर सकते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम डिफरेंट रिएक्टेंट्स और उन्हीं रिएक्टेंट की बेस पे फिर हम इन एपॉक्सी एस्टर्स को फर्दर ट्रीट करके उनसे हम एल्डिहाइड और कीटोन अगेन ले सकते हैं विद लॉन्गर चेन्स।